वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 17 जून 2021। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, तुलु भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक द्रविड़ भाषा है जिसे कर्नाटका और केरला में बोला जाता है। दूसरा कथन है, तुलु भाषा में समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा पाई जाती है, जैसे यक्षगान और लोकगीत। तीसरा कथन है, इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु मांग की जा रही है। तो बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। आंसर डी है, अर्थात इसके तीनों ही कथन सही हैं। अभी इसको कर्नाटका और केरला में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग चल रही है। और संविधान के भाग 17 में 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के अंतर्गत 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह, इसके तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। तो इसके तहत 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा प्रति व्यक्ति प्रति माह। दूसरा, TPDS अर्थात लक्षित प्रणाली जो है के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान संबंधी कार्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र करेंगे। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर सी है, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में संपन्न हुआ। इसका सम्मेलन हुआ अभी। इसकी स्थापना वॉशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी। तीसरा कथन है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो बताना है कौन से कथन सही हैं। तो डी आंसर है, इसके तीनों कथन सही हैं। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसके बारे में देखते हैं। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसके सदस्यों की संख्या इस समय 30 हो गई है। इसमें अभी हाल ही में 2020 में एक शामिल हुआ है देश, उसका नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया। ये अंतिम देश है जो इसमें शामिल हुआ है, 30 हो गई संख्या। इसके अलावा नाटो के बारे में थोड़ा सा कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो संगठन के एक सहयोगी के खिलाफ हमले को सभी के खिलाफ हमला माना जाता है इसमें। और इस बार चर्चा का मुख्य विषय इसमें साइबर हमला रहा है कि कैसे इससे निपटना है। और इसको एक पर हमला सभी को हमला माना जाएगा, इस तरीके का विचार अडॉप्ट किया गया इस बार। साइबर अटैक से संबंधित हमला भी। चौथा क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयर बुक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 2021 में भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 165 है। इसके अलावा परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा दो देशों के पास है, USA और रशिया, इनके पास में है। तीसरा है, इजराइल एक परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो दो कथन सही हैं, पहला और दूसरा, आंसर सी हो गया। तीसरा कथन गलत है क्योंकि इजराइल जो है एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। इसके अलावा इसमें बताया गया है 9 परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बारे में कि 9 राष्ट्र परमाणु संपन्न हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरा, बासमती चावल का निर्यात करने वाला पाकिस्तान दूसरा इकलौता देश है। तीसरा, GI टैग मुख्यतः किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निर्मित
या उत्पादित वस्तुएं होती हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर डी है, तीनों ही कथन सही हैं। अभी हाल ही में भारत ने यूरोपीय संघ की कृषि उत्पाद एवं खाद्य पदार्थ गुणवत्ता योजना परिषद से पीजीआई प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा हासिल करने के लिए आवेदन किया है। हालांकि पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। ये दर्जा मिलने के बाद में जीआई टैग का दर्जा अगर मिल जाता है तो उस ब्रांड का डुप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जीआई टैग की जो अवधि होती है वो 10 वर्ष तक वैलिड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसडीएल से संबंधित। एनएसडीएल क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय पूंजी बाजार में अभौतिकीकृत प्रतिभूतियों को संभालने का कार्य करता है ये। इसके अलावा दूसरा है, देश के पूंजी बाजार में निवेशकों और दलालों की सहायता करने हेतु कार्य करता है। तो बताना है कि दिए कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर उपकरण जिसका नाम है जीवन वायु किसके द्वारा विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है आईआईटी मुंबई के द्वारा, दूसरा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कोलकाता, या डी आईआईटी रोपण। तो इसका सही आंसर है डी आईआईटी रोपण, इसके द्वारा बनाया गया। देखते हैं क्या है ये। सीपीएपी अर्थात निरंतर सकारात्मकता वायुमार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह नींद के दौरान सांस लेने में समस्या वाले मरीजों के लिए एक उपचार पद्धति है और यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया के संदर्भ में विचार करें। पहला कथन है, यह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक पहल है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश की क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हितधारकों को सक्षम बनाना है, जो ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, दोनों ही कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी परिवार के जीनस से संबंधित 15 मीटर लंबा पेड़ हाल ही में कहाँ खोजा गया है? पहला ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कर्नाटका, तीसरा केरला और चौथा है सिक्किम। सही आंसर है इसका ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह जीनस पायरोस्ट्रिया का सदस्य है। इसे पायरोस्ट्रिया लालजी नाम दिया गया है और IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में नफ्ताली बेनेट ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह किस देश से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन फिजी, दूसरा तुवालू, तीसरा इजराइल और चौथा मेडागास्कर। सही आंसर है इसका इजराइल। ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट किस संगठन की एक पहल है? पहला ऑप्शन G7, दूसरा SCO शंघाई सहयोग संगठन, तीसरा है ब्रिक्स और चौथा है आसियान। सही आंसर है ये G7 का ये स्टेटमेंट रहा है। क्या है? ओपन सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत ने इसको भी साइन किया। भारत ने ओपन सोसाइटीज़ पर G7 और अतिथि देशों के एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इसको ओपन सोसाइटीज़ को हस्ताक्षर किया है। ये कथन क्या कह रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
और ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों इनकी रक्षा करता है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट कर्व को रोकने की बात करता है। तो इस तरीके से, हालांकि इसमें और भी बातें कही गई कि किसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओपन सोसाइटीज़ के लिए, जैसे साइबर अटैक है तो ओपन सोसाइटीज़ को ये वल्नरेबल बनाता है, तो उन परिस्थितियों में इसको नियंत्रित करना भी आवश्यक है। तो ये आज का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हुआ। तो आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा तुलु भाषा के संदर्भ में था। तो ये एक द्रविड़ भाषा है, कर्नाटका और केरल में इसको बोला जाता है, और इसका एक समृद्ध मौखिक साहित्य है और इसकी परंपरा है। इसमें जैसे मैंने बताया था यक्षगान और लोकगीत हो गए इसका एग्जाम्पल। इसको संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए मांग की जा रही है। इसके अलावा संविधान के भाग 17 में 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में था। तो इस अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंतर्गत 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा प्रतिमाह प्रति व्यक्ति को, और इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे उसको राज्य और संघराज क्षेत्रों के द्वारा निश्चित किया जाएगा। नाटो सम्मेलन के बारे में बात की थी। तो इसका सम्मेलन अभी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में संपन्न हुआ है। इसका मुख्यालय भी वहीं पे है। इसकी स्थापना वॉशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी। 1949 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये अमल में आई थी। इसके अलावा नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसके सदस्यों की संख्या 30 है। इसमें लास्ट में जो शामिल हुआ है वो नॉर्थ मैसिडोनिया है। अब इसमें इस बार साइबर हमले के विचार को भी शामिल किया गया है कि अगर इसमें एक पे अटैक होता तो वो सभी पे अटैक माना जाएगा। इसके अलावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयर बुक 2021 के संदर्भ में अगला क्वेश्चन था हमारा। तो इसमें परमाणु हथियारों के बारे में बताया गया। तो 156 परमाणु हथियार भारत के पास है इस समय, जबकि पाकिस्तान के पास 165 हैं। परमाणु हथियारों का जो 90% है उससे अधिक हिस्सा 2 देशों के पास में है, वो है रशिया और USA। इसके अलावा इजराइल एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बासमती चावल से संबंधित था। भारत ने इसके लिए अभी यूरोपीय संघ में अप्लाई किया है कि इसको GI टैग का दर्जा दिया जाए, और बासमती चावल का भारत सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरे नंबर पे हमारा इकलौता देश जो है वो है पाकिस्तान। और GI टैग क्या होता है? मुख्यतः किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित वस्तुएं होती हैं उनको दिया जाता है। तो इसका D आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NSDL से संबंधित था, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड से संबंधित। यह भारतीय जो पूंजी बाजार है उसमें अभौतिकीकृत जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको संभालने का कार्य करता है, अर्थात डिजिटलाइज्ड फॉर्म में वो जो रखी होती हैं सिक्योरिटीज़ उनको संभालने का कार्य, और देश के पूंजी बाजार में निवेशकों और दलालों की सहायता के लिए ये कार्य करता है। दोनों सही थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CPAP से संबंधित था, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर उपकरण जीवन वायु, इसको विकसित किया था IIT रोपण के द्वारा, और ये नींद के दौरान जिनको सांस लेने में समस्या होती है उनके लिए उपचार पद्धति है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन दोनों के लिए ये अनुकूलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑक्सीजन प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया के संदर्भ में था। इसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा शुरू किया गया है, और यह चिकित्सा ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको सक्षम बनाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉफ़ी परिवार के जीनस से संबंधित था, जिसमें 15 मीटर लंबा पेड़ भी खोजा गया है। ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया है। इसको जो नाम दिया गया है वो पायरोस्ट्रिया लॉल्जी नाम दिया गया है। ये IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नफ्ताली बेनेट के बारे में बात किया था। तो नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं अभी। इसके बाद में ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट की बात की थी मैंने, तो ये G7 से संबंधित स्टेटमेंट था, और ये वाक और अभिव्यक्ति ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मेंटेन करने की बात करता है। तो इस तरीके से हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।